Good morning, class 7. Today we shall start chapter 4 of our Hindi book. है ना? तो chapter 4 name is हृदय परिवर्तन. है ना? हृदय परिवर्तन. हृदय मीन्स हमारा किसी, अब इसमें क्या स्टोरी है वो तो हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगी. तो हृदय परिवर्तन का मीनिंग होता है कि किसी का मन चेंज करना या किसी का दिल चेंज होना. जैसे कोई अगर बुरा व्यक्ति है तो उसके वो चेंज होकर अच्छा बन गया, या कोई अच्छा है तो वो चेंज होकर के बुरा बन गया. तो परिवर्तन होना मीन्स चेंज होना. तो अब किसका हृदय परिवर्तन होता है, क्या है, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. ठीक है. पाठ प्रवेश क्या दिया हुआ स्टार्टिंग में. प्रस्तुत कहानी में लेखक भीष्म साहनी ने अपने बचपन के सहपाठी बोधराज, जो कि कठोर हृदय वाला था, के बारे में बताया है. किंतु एक दिन एक घटना के बाद उसके हृदय में जो परिवर्तन आया उसका लेखक के द्वारा सुंदर ढंग से इस पाठ में वर्णन किया गया है. पाठ में जीवों के प्रति दया के भाव को जागृत होते दिखाया गया. मीन्स जो ये कहानी है, एक स्टोरी है जिसको किसने लिखा है, भीष्म साहनी ने. और उन लेखक हैं और उन्होंने उनके बचपन के एक उनके मित्र थे, उनके फ्रेंड थे बोधराज, जो कि एक कठोर हृदय वाला था. मतलब वो कठोर हृदय वाला था, मतलब उसको किसी के प्रति दया नहीं थी, है ना. तो उसके बारे में बताया. लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे कि उनके जो दोस्त थे बोधराज, उनके हृदय में परिवर्तन आया. तो उस परिवर्तन का लेखक ने इस चैप्टर में मतलब हमको एक बहुत सुंदर वर्णन किया है. और इसके अलावा जो दूसरे जीव होते हैं, जैसे पशु पक्षी, अलग जो जीव होते हैं, उनके प्रति दया का भाव बताया है कि किस तरह से किसके मन में दया का भाव जागृत हो सकता है. तो हम इसको रीड करते हैं. छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे साथ तरह तरह के सहपाठी थे. उनमें से एक सहपाठी था बोधराज. उससे हम सब डरते थे. बड़ा जालिम लड़का था. गली की नाली पर जब ततैया आकर बैठता तो नंगे हाथ से ततैया पकड़कर उसका डंक निकाल देता और फिर ततैये की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने का प्रयास करता. बताओ, वो बोल रहे हैं भीष्म साहनी लेखक कि जब हम छठी कक्षा में पढ़ते थे तो मेरे साथ अलग अलग तरह के मेरे फ्रेंड थे. सहपाठी मीन्स फ्रेंड, है ना, दोस्त, साथ में पढ़ने वाला. सहपाठी मीन्स साथ में पढ़ने वाला. तो वो बोल रहे हैं कि उनमें से एक का नाम था बोधराज, जो कि मतलब उससे सब लोग डरते थे. वो मतलब सब फ्रेंड्स लोग उनके डरते थे क्योंकि बहुत जालिम, मतलब कि बहुत खतरनाक था. मतलब उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था. ततैया काट लेता है तो हम कितना सूजन आ जाती है, स्वेल हो जाता है ना. ततैया मीन्स भौरा. तो वो क्या करता था कि उसको खुले हाथों से उसको पकड़ लेता था और जो वो डंक मारता उसके डंक को निकाल कर फेंक देता था और फिर उसको धागा बांधकर पतंग के जैसा उसको उड़ाता था. बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन चुभाकर उसे अपनी कॉपी में टांक लेता. सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था. पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता, घोंसलों में से अंडे निकाल लाता. जब तक वह घोंसलों को तोड़फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता. फिर मतलब वो बोल रहे हैं कि वो अगर बगीचे में जाता तो तितलियों को पकड़ता, उनको मसलता, मार देता, या फिर उनको पकड़ के अपनी बुक में लगा लेता. और मतलब गुलेल उसके हाथ में रहती थी जिससे वो निशाना लगाता रहता था पशु पक्षियों को. और मतलब उसका निशाना अचूक, मतलब कभी भी चूकता नहीं था. और वो मतलब जैसे ही मारता था तो वो पक्षी चींची करता नीचे गिर जाता था, उनके घोंसले टूट जाते थे, इधर उधर बिखरने लग जाते थे. और फिर घोंसले पेड़ पर चढ़ करके वो चिड़िया के जो भी पशु पक्षी होते थे उनके अंडे निकाल कर उनको तोड़फोड़ डालता था. इसी में मतलब उसको अच्छा लगता था. ऐसा उद्दंड कह सकते हैं हम उसको कि वो उद्दंड बच्चा था, है ना. उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो. बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी. बोधराज अपनी जेब में से तरह तरह की चीजें रखे घूमता. कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा. उससे सभी छात्र डरते थे. स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता था. फिर मतलब वो बोल रहे हैं कि उसकी माँ भी उसके कारण परेशान थी, है ना. वो कभी भी ऐसा खेल नहीं खेलता था जिसमें मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, कोई पशु पक्षी या किसी को दुख ना हो. वो ऐसे ही खेल खेलता था कि पशु पक्षी को मारना, तो ये मतलब उल्टे सीधे खेल.
उसकी माँ भी उसको राक्षस कहती थी, है ना। इस तरह से वो अपने जेब में कुछ भी अंडे या कांटेदार वो भी चीजें, ऐसी चीजें रखता था। और मतलब वो बोल रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम लोग तो अपने घर चले जाते थे, लेकिन वो दिन भर इधर से उधर घूमता रहता था। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर है, बालिश भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। सुनकर हम सिहर उठे। मतलब उसने बच्चों को एक दिन उसके दोस्तों को कहा कि आप तुमको पता मेरे घर में गोह रहती है। अब गोह क्या होती है बच्चों ने पूछा। उसके दोस्तों ने कहा हमको नहीं पता। तो बोलती कि सांप के जैसा होता है, एक बलिष्ठ भर होता है, मतलब लंबा होता है, और एक बिलास लंबा होता है, और मतलब उसके 8 पंजे होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन सांप के पैर नहीं होते। ये सुनकर के उनके दोस्त डरे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं, वे दीवार फाड़ने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, जिस दीवार को फाड़ना हो, रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को मजबूती से पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फाड़ जाते हैं। फिर वो बताता है कि जो चोर जो होते हैं, जो चोरी करते हैं, वो क्या करते हैं, उस गोह को अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोह का पंजा इतना ताकतवर होता है कि अगर उसको हम दीवार में चिपका देते हैं तो वो दीवार में चिपक जाती। फिर भले उसको 10 लोग भी पकड़कर उससे बंधी हुई रस्सी को या उसको खींचे तो वो उससे नहीं छूटती। तो मतलब चोर इस तरह से किसी की भी दीवार पर गोह को चिपका करके और उस पर से फिर वो चढ़ करके मतलब चोरी करने चले जाता है। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे? मैंने पूछा। फिर लेखक ने उनके दोस्त से पूछा कि फिर बाद में वो गोह जो होती है वो दीवार को कैसे छोड़ती है? ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज अक्सर हमें सुनाता था। बताओ कितने डेंजरस किस्से उसको पता थे। वो ऐसे ऐसे किस्से अपने फ्रेंड्स को सुनाता था। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहां भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था, वहां पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे तथा घोंसले के तिनके बिखरे रहते थे। बोधराज घर आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता था। माँ को भी मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और मुझे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करते। मतलब फिर वो बोलता है कि लेखक के पिताजी की तरक्की हुई और मतलब वो लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। तो बोधराज जो उनका दोस्त था वो वहां भी आता था और उसको ये समझ में आ गया था कि जो उनका घर था मतलब उसके पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। तो वहां पर मतलब कबूतर, पशु पक्षी बहुत सारे रहते थे। तो मतलब वो उसको मतलब यहाँ पर तो मुझे मजा आएगा पशु पक्षियों को सताने में। तो इस तरह से लेखक बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ घूमने चला जाता था, लेकिन मेरी माँ को भी पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि कोई भी उद्दंड बच्चे के साथ उनका बच्चा रहे, क्योंकि जैसे के साथ हम रहते हैं वैसे गुण हम में भी आते हैं। तो उनकी माँ उनको समझाती थी कि हमको कभी भी किसी पशु पक्षी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवरों को। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में आनंद आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता उसे पाप लगता है। मैं यह थोड़े कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल जलाता, उन्हें मारता है, लेकिन खाली घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम भी हो रही थी। वहां पहुंचते तो बला की बू थी और फर्श पर चारों ओर पक्षियों के पंख और बीट फैले पड़े थे। मतलब वो बोलते हैं कि फिर जब बोधराज मेरे घर आया तो मैं उसको अपने गोदाम में ले गया, जहाँ पर गोदाम था वहां लेके गया उसको। तो वहां पर मतलब शाम हो रही थी, वहां पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी और फर्श पे चारों ओर पक्षियों के पंख और मतलब वो फैले हुए पड़े थे। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से सारे घोंसले साफ कर दे। मीन्स लेखक सोचने लगा कि मैं पता नहीं इसको यहाँ क्यों ले आया। अब तो ये बहुत ज्यादा मतलब वो घोंसले में से अंडे निकाल देगा, उनको तोड़ देगा और ये सब चीजें मतलब लेखक को पसंद नहीं थी। तो वो बोल रहे हैं कि वो पछता रहे थे कि कहाँ मैं माँ के कहने पर इसको यहाँ पर ले आया।
मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिससे उसे उभरे हुए तिनके और रुई के फोए हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी और शहतीर पर गुटरगू गुटरगू करते हुए घूम रहे थे। मतलब फिर वो जो बोधराज है उसने क्या किया कि अपनी गुलेल को साधा, मतलब वो मारने ही वाला था, जिसमें उसको क्या दिख रहे थे, कबूतर के जो कबूतर वहां पर घूम रहे थे और कबूतर के घोंसले में उसको कुछ मैना का घोंसला दिख रहा था। तो वो मतलब उसमें से उसको रुई के फोए नजर आ रहे थे और तिनके कुछ। तो वो मतलब कि वो और जो कबूतर है वो वहां पर इधर उधर घूम रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं कहकर बोधराज ने अपनी गुलेल संभाल ली। मतलब वो उसने सोचा कि इसमें बच्चे हैं घोंसले में मैना के, तो वो मारने के लिए उनको तैयार हुआ। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंच दिखाई दी। इनके माँ बाप कहाँ है, मैंने पूछा। जब फिर लेखक को मतलब कि छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए, उनकी चोंच दिखाई दी, तो उन्होंने पूछा इनके माँ बाप कहाँ है। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल न चलाए, पर तभी बोधराज ने गुलेल की फर्र की आवाज निकली और उसके बाद जोर से टरने की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा। मतलब वो जैसे ही उसको मारने लगा तो लेखक ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो इतने में तो उन्होंने वो गुलेल चला दी। तो वो गुलेल मतलब घोंसले जो एक टन दिन आवाज आई, तो काय की आवाज आई कि जो उसकी गुलेल थी वो उसका निशाना उस घोंसले में न लग करके ऊपर टीन था, ऊपर चद्दर था, उस पे छत पर जा लगा, तो उसकी आवाज आई। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। इस बार कंकड़ शहतीर से लगा और उसके बाद उन्होंने मतलब कि एक उनके दोस्त ने एक और गुलेल से एक बार और वार किया। तो इस बार जो कंकड़ था वो शहतीर से लगा। मतलब कि शहतीर मतलब कि लकड़ी का एक गुल्ला, उससे जाकर के लगा। अब इसके जो बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था, 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोट फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। मतलब फिर वो हर बार उसका निशाना लग जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसका 2 निशाने भी नहीं लगा। पहला निशाना टीन पे लगा, टीन की छत पे मतलब छत पे लगा, दूसरा एक लकड़ी पे लगा और तीसरा मतलब कि तीसरा घोंसले के किनारे पे लगा। तो उससे क्या हुआ, थोड़ी सी रुई और थोड़े से तिनके बाहर आ गए, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। ठीक है, अब इसके बाद की जो स्टोरी है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। ओके, आप इसको रीड करके रखिएगा तो आपको और जल्दी से समझ में आएगा। ये पूरा चैप्टर आपको इसके आगे का रीड करना है। ओके, थैंक यू।